अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले इस वक्त जो एक इंतहाई अहम मामला है वो बिजली के भारी बिल्स और बेजा टैक्सेस और उसके ख़िलाफ़ अवाम का एहतजाज है। कल की ये कॉल थी जहाँ हमने देखा कि मुख्तलिफ़ शहरों में मुजाहरे किए गए और फिर अब ये इनमें शिद्दत आ रही है और मज़ीद कॉल्स दी जा रही हैं कि अगर इन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता या कोई सदेबाब नहीं किया जाता तो शटर डाउन की तरफ भी बढ़ा जाएगा और मुल्क गिर हड़तालें भी की जाएंगी। इस वक्त एक आम आदमी या कारोबारी शख्सियत हो या कोई भी हो, उसके लिए जो बिजली के बिल हैं, ओवरऑल महंगाई उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा मसला जो गुज़िश्ता 1-2 माह से बहुत ज़्यादा बिल्स और फिर बिल्स पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस आ रहे हैं, वो बिल्कुल एक आम आदमी की बस से बाहर है कि वो उन बिल्स की अदायगी कर सके या किसी तरह से भी वो अपना कारोबार या दीगर रोज़मर्रा के मामलात भी इवन चला सके। फिर इसी तरह फ्यूल प्राइसेस हैं, उनका इजाफा, रुपए की बेकदरी, ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसमें हर गुज़रते दिन के साथ किसी भी एक आम शहरी का जीना पाकिस्तान में इस वक्त मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। और अब वो नौबत आ गई है जब बहुत सारे लोग हाथ खड़े कर रहे हैं कि कोई चारा नहीं है, अब तक हम गुजारा कर रहे थे लेकिन अब गुजारा करना भी मुश्किल हो गया। इसमें गरीब तबके की तो बात ही ना कीजिए, जो मिडिल क्लास का तबका है वो भी बुरी तरीके से पिस चुका है और उसके लिए भी रोज़मर्रा के मामलात चलाना एक इंतहाई मुश्किल काम हो गया है। अगर कहा जाए कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, किसको मोरद इल्ज़ाम ठहराएं, तो हमें कोई नज़र नहीं आता। इस वक्त मुल्क में मौजूद एक निगरान हुकूमत है जो चंद दिन पहले आई है, इसको मोरद इल्ज़ाम ठहराएं, या इससे पहले PDM की हुकूमत जिसके दौर में बतदरीज महंगाई होती रही उसको मोरद इल्ज़ाम ठहराएं, तो वो कहती है कि ये 3.5 पौने 4 साल की जो हुकूमत थी उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी गलत पॉलिसियाँ, फ़ैसले हैं, ये सब उनका किया धरा है कि आज मुल्क में ये सूरत हाल है। लेकिन अमली तौर पर, हतमी तौर पर हमें कोई नहीं मिलता जिसको हम सवाल कर सकें या पूछ सकें या जिसकी तरफ उंगली उठा सकें कि इस महंगाई के ज़िम्मेदार आप हैं, आप जवाब दें कि मुल्क में ये नौबत क्यों आई है। एक दूसरे की तरफ इल्ज़ाम धकेला जाता है। मुल्क के निगरान वज़ीर आज़म ने इस वक्त एक हंगामी तौर पर इजलास तलब किया है। वो मुख्तलिफ़ कंपनी से ब्रीफिंग लेंगे कि क्यों बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। पर सवाल यह है कि जो IMF की शराइत हैं, चीज़ें हैं, उनमें हमें लगता नहीं है कि इस निगरान वज़ीर आज़म या निगरान हुकूमत कुछ ज़्यादा कर पाएगी। और ऐसे में जब हम ऑलरेडी इस महंगाई के हाथों बड़े तंग हैं और फ्यूल प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो पहले से ही हमें ये ख़बर मिलना शुरू हो जाती है कि 1 सितंबर से फ्यूल प्राइसेस में मज़ीद इजाफा होना है। फिर हमें बताया जाता है कि डॉलर ने कहाँ जाकर रुकना है, ये जो हर रोज़ बढ़ रहा है इसकी कीमत कहाँ जाकर रुकनी है। तो अभी उसके करीब भी नहीं हम पहुँचे लेकिन बस हो गई है। मैं चाहूँगा एक तो ये इंतहाई अहम मामला है, इस पर आज ये प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करें। इसके साथ साथ एक मुतालबा जो बार बार किया जा रहा है और मैं उस पर मुसलसल बात कर रहा हूँ कि जमातें कह रही हैं कि 90 रोज़ में ही इलेक्शन होने चाहिए, ताख़ीर काबिल कबूल नहीं होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलखसूस ये बात कर रही है और अब हुकूमत में जब ये मौजूद थे जाने से पहले नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कराने की मंजूरी देना, नई हल्का बंदियों की बात करना, वॉज अंडरस्टूड के 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन हुकूमत से जाने के फ़ौरन बाद 90 रोज़ में इलेक्शंस का मुतालबा करना, और वो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून के भी बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, वो कुछ समझ से बालातर है। अब इलेक्शंस कब होंगे, शेड्यूल कब अनाउंस होगा, हतमी तौर पर कितनी ताख़ीर मुतवक्के है और उसके क्या असरात होंगे। मैं चाहूँगा दूसरा हम इस मामले पर, इंतहाई अहम मामले पर बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर ताज हैदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। और जहांगीर जद्दून साहब, सीनियर कानूनदान है, हमें कुछ ही देर में प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। ताज हैदर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं सर, आप एक आम आदमी की पल्स आप भी जानते हैं, इस वक्त बस हो गई है किसी के लिए भी, घरों के बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, कारोबार के बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने जो बात एक कही, किसको मोरद इल्ज़ाम ठहराएं पाकिस्तान की आवाम के ये इस हद तक की महंगाई का असल जिम्मेदार कौन है, किसकी वजह से आवाम इस चक्की में पिस रहे हैं? देखिए, जिम्मेदार ठहराने या किसी उससे तो मसला तो हल नहीं होता ना। हमें मसले का हल निकालना होगा। हमें ये देखना होगा कि क्यों ये तमाम चीज़ हो रही है और क्या हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कम कर सकते हैं। क्या हम रोज़गार लोगों को फराहम कर सकते हैं। क्या हम गरीबों को मकान दे सकते हैं। क्या लोगों की जो भूख है उसका कोई मदावा कर सकते हैं। और अगर हम इस एंगल से सोचते हैं, ज़ाविया नज़र से सोचते हैं,
तो फिर हमें ज्यादा मुश्किल इसमें नजर नहीं आती अगर पॉलिसीज ठीक हो। ये जो गुर्बत है, ये जो तबाही है, ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, ये सब मैन मेड है। जी। तो आप वो तमाम चीजें ना करें कि जिसकी वजह से ये तमाम चीज हुई है, और वो चीजें करें कि जो कामयाब हो सकती हैं, जो पहले भी कामयाब हो सकती हैं, जो बाकी दुनिया के अंदर भी कामयाब हो रही। और इसमें मैं पहली बात ये कहूंगा कि बिजली के रेट, आखिर आप सोलर पार्क्स क्यों नहीं बना सकते मुल्क में? और अगर 7-8 महीने पहले पाकिस्तान की सेनेट ने मुत्तफ़िका ये रेजोल्यूशन पास किया था कि हर इंडस्ट्रियल एरिया में सोलर पार्क बनाया जाए, और उसके बाद एक डिप्टी सेक्रेटरी मुझे लिखते हैं कि आपकी ये पॉलिसी जो है, ये जो आपका रेजोल्यूशन है, ये पॉलिसी के खिलाफ है। तो मुझे तो सख्त ना उम्मीदी होती है कि अगर हम अपनी इंडस्ट्री को 7 रुपए 8 रुपए की बिजली नहीं दे सकते, जबकि केजरीवाल दिल्ली के अंदर बिजली मुफ्त दे रहे हैं, जबकि केजरीवाल इंडियन पंजाब के अंदर 300 यूनिट मुफ्त दे रहे हैं, तो फिर जो सूरज वहां चमकता है वही हमारे मुल्क पे भी चमकता है। आप क्यों आखिर एक ऐसी पॉलिसी पे जिद कर रहे हैं कि जो मुल्क को तबाह कर रही है? आपने थर के कोल के लिए रेलवे लाइन से हाथ खींच लिया। सूबाई हुकूमत ने कहा जी हम बना के देते हैं। हमने रेट भी बता दिया कि जी $30 पर टन हम देंगे थर के अंदर, और थर के बाहर हम $37 पर टन देंगे। तो आप क्यों आखिर $400 पर टन का कोयला आप बरामद कर रहे हैं? मेरी तो समझ में नहीं आता। बल्कि मेरी समझ में सिरे से यही नहीं आता कि मुल्क में गुर्बत क्यों है। मुझे ताज हैदर साहब ये फरमाइएगा कि आप उन लोगों में से हैं जो ओपिनियन दे सकते हैं और इक़्तिदार के ऐवानों में जिनकी बात सुनी जाती है। अभी 1.25 साल PDM की हुकूमत रही, आपकी जमात उसका हिस्सा रही, कोई ऐसी तजावीज़ आपकी तरफ से गई, कोई ऐसा प्लान मैंने बना, तो कोई अमल अर्ज पैरा? किया ना कि सेनेट का रेजोल्यूशन के हर इंडस्ट्रियल एरिया में सोलर पार्क लगाया जाए। 6-7 महीने के अंदर लगाया जा सकता था, और हमारी इंडस्ट्री जो थी वो फिर से पैरों पे खड़ी हो सकती। फिर क्या या वजह रही जैसे मैं, इम्प्लीमेंटेशन ना होने की? रेजोल्यूशन मौजूद है, अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? उस पर किस तरह से आपने फॉलो अप लिया और अब क्या लोगों के होने क्यों? मफादात वाबस्ता है। देखिए, मुल्क एक इम्पोर्ट लॉबी के हवाले कर दिया गया है कि लोन लेते रहो और चीजें इंपोर्ट करते रहो। इसको बिल्कुल पलट के एक प्रोडक्शन की तरफ जाना है हमें, और एक्सपोर्ट की तरफ जाना है। बल्कि आज दिन भर मैं इसी पे काम कर रहा था कि हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को कहाँ तक ले जा सकते हैं मौजूदा हालात के अंदर। तो मुझे तो कोई ऐसी परेशानी नजर नहीं आती। आखिर क्यों नहीं लग सकता? अगर मेरे दफ्तर में 6 एयर कंडीशनर सोलर पे चल रहे हैं तो 5 साल से, तो ये हम इंडस्ट्रीज के लिए। और मैं आपसे बताऊं कि मैंने जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सामने ये चीज रखी, और मैंने कहा जनाब हम आधे पैसे खुद गवर्नमेंट की तरफ से डाल देंगे, हम शेयर ले लेंगे आधा। उन्होंने कहा नहीं ताजदर साहब, आप सिर्फ इजाजत दिला दीजिए और सारे पैसे हम डाल देंगे। तो आखिर कौन सी ऐसी वजह है सिवाय इसके कि आपको $400 का पर टन का कोयला जो है दरामद करना है? आपको IMF के कहने पे मैंने जो एक बिल दिया है, 80 रुपए यूनिट का दिया है, 94,000 का। तो आखिर क्यों ये हो रहा है? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। जोर और से जबरदस्ती से आप लोगों को, और मैं बिल्कुल मुतनब्बा करना चाहता हूँ पॉलिसी मेकर्स को कि जनाब ये छोटे मोटे जो वाकयात हो रहे हैं, बिल जलाने के या कराची इलेक्ट्रिक के लोगों के, अगर कारोबारी अफराद उनके साथ मारपीट करें, तो ये एक शुरू की चिंगारी है जो कि बढ़ के शोला हो सकती है। ऐसा काम ना डेफिनेटली ताज हैदर कीजिए। साहब, ये तो ऐसे ही होगा जब तक इसको कहीं रोका नहीं जाएगा। आए रोज़ नरखों में इजाफा, अब 4 रुपये मज़ीद इजाफा, पेट्रोल मज़ीद महंगा होना है। मैं रोखड़ी साहब की जानिब बढ़ूँगा। रोखड़ी साहब, किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो या किसी भी जमात की सियासत हो, वो अपनी जगह पे है। इस वक्त तो मामलात बहुत हाथ से बाहर निकल चुके हुए हैं, चीज़ें बहुत बेकाबू हो गई हैं। कोई वे फॉरवर्ड है कि इन सब को कंट्रोल में लाया जा सके? अब तो अपर मिडिल क्लास सफ़र कर रही है, लो मिडिल क्लास पहले कर रही थी, गरीब तो पिस के रह गया है।
یہ بات جب تک جو امیر لوگ ہیں ان تک نہیں آئے گی تو شاید کوئی اس کا سدباب نہیں کرے گا. سر بات یہ ہے کہ کیونکہ تاج حیدر صاحب موجود ہیں, انہوں نے جو باتیں کی, اور میں اگر کچھ پولیٹیشنز ہیں جن کی میں عزت کرتا ہوں تو تاج صاحب ان میں سے ایک ہیں, میں ان کی باتوں سے اتفاق کروں گا اور کچھ سے میں اتفاق نہیں کروں گا. اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے ایز اے مجموعی قوم کے طور پر ہم یہ صرف یہ دیکھ لیں کہ بجلی چوری کتنی ہو رہی ہے. اور میں جس علاقے کا رہنے والا ہوں, رورل ہمارے جو ٹرائبل ایریا ہے, جتنے ہمارے ٹرائبس کے ساتھ کے لوگ ہیں, کوئی شخص بل نہیں دیتا. کے پی کے اندر آپ چلے جائیں بل نہیں دیا جاتا. آئی ایم ایف اگر شرائط لگاتا ہے تو ان شرائط کو اگر پڑھا جائے تو ان شرائط کو پورا کرنا ہم پر لازم ہے, کیونکہ ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا. اور ان کا شرائط کو پورا کرنے میں فیل کون ہوتا ہے؟ ہم ہوتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری جتنی حکومتیں رہی ہیں وہ ذمہ دار ہیں لا آف دا لینڈ کو امپلیمنٹ کرنے پہ, ہم نے ایک لا لیس سوسائٹی کو ڈیولپ کیا, انتہا کی بجلی چوری ہوتی ہے انڈسٹریز کی طرف, جو ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا ہم نے نہیں کیا. ہمارے پاس یہ جو قدرتی گیس تھی اس کو ہم نے چولہوں میں جلا دیا. ہمیں جو پالیسیز بنانا چاہیے تھی ووٹ لینے کے لیے, صرف ووٹ کے لیے, ہم نے لوگوں کے گھر گھر تک گیس پہنچا دی اور انڈسٹری ہماری بیٹھ گئی. تو پالیسیز ریوائز کرنا ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے, کیونکہ آپ نے کہا تمام پولیٹیکل پارٹیز پہ گورنمنٹ ہماری جو ہے وہ ویک ہوتی ہے. ہمارا جو گورنمنٹ اسٹرکچر ہے وہ پبلک کو راضی کرنے کے لیے امپلیمنٹیشن آف لا کو لے کر نہیں آتا. ہم نے آئی پی پی جو کیے ان کے اندر ڈیفیکٹس ہیں. ہمارے جو اپنے ریسورسز ہیں ہم ان کو خود لوٹتے ہیں اور برباد کرتے ہیں. آپ کا کتنا پرسنٹ بجلی چوری ہوتی ہے؟ یہ جو چل رہا ہے نا سر کہ بل جلانے کا, اور یہ ایک اسپیسیفک پارٹی اور ایک اسپیسیفک گروپ اس کو ایگریویٹ کر رہا ہے پچھلی تمام ناکامیوں کو اس وقت لا کے کہ بل جلا دیے جائیں, فلانا کر دیا جائے, فلانا کر دیا جائے. تو جس وقت بجلی چوری ہو رہی تھی تو اس وقت یہ لوگ کہاں تھے؟ کے پی میں یہ جو سب سے زیادہ اس وقت ڈرامہ کر رہے ہیں بل جلانے والی باتوں کا اور ایک سول نافرمانی کا, کے پی کے اندر گورنمنٹ ان کی رہی 10 سال. صرف آپ کے پی کو 10 سال اسٹڈی کر لیں اور آپ بجلی چوری دیکھ لیں اور آپ ریونیو کلیکشن دیکھ لیں. پاکستان میں سوائے فیسکو کے, جو فیصل آباد کی انڈسٹری جو بجلی کا ہے, اس کے علاوہ کون سا ایسا آپ کا بجلی کا یونٹ ہے بڑا جو کہ پروڈکٹیو ہے؟ چوری ہے سر, سیدھی سی بات ہے. قوم کو چوری لگتی نہیں ہے, حکومت پوچھنے والی ہے نہیں, نہ حکومتوں کی ریٹ ہوتی ہے. جب اگر کوئی اس کو ٹھیک کرنے لگ جائیں تو اسے پولیٹیسائز کر دیا جائے گا. جو ووٹر ہے اس کو راضی کرنے کے لیے ایم این اے اور اپنے حلقے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے, اور جو ہیڈ آف دا پارٹی ہوگا وہ ان ایم این اے کے ہاتھوں مجبور ہے. لوکل گورنمنٹ سسٹم آپ کا ہے نہیں, پروڈکشن آپ کی ہے نہیں, یہ جو ہے سولر سسٹم اس کو آپ نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. تو یہ تمام وبال جو ہے ذرا ہم آئینہ اٹھائیں تو اپنا ہی شکل نظر آئے گی پبلک سے لے کے اوپر تک. اور یہ جو ہمیں ایک ڈرامائی کیفیت پیدا کر رہے ہیں کہ جی بجلی کے بل جلا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, یہ آل آف سڈن راتوں رات یہ چیز ہوئی ہے. پھر ہماری عیاشیاں, مجھے یہ بتائیں, میں کئی دفعہ اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ میں کنٹرول کرتا ہوں گھر میں, میں امیر آدمی نہیں ہوں, اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہوا ہے الحمدللہ میں اس پہ اللہ کے احسانات ہیں. مجھے بتائیں کون سا تک بنتا ہے کہ اے سی کے اندر رضائی لے کے سوئے بچہ؟ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خود کو ہم ٹھیک کرنے کو ریڈی نہیں ہیں. ہماری ایز اے قوم ہم کرپٹ ہیں. صرف بجلی چوری کو آپ اچھا, یہ روکڑی صاحب بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ نے اٹھائے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے اپنے ٹرائبل بیلٹ کی بات کی, ہم کے پی کے حوالے سے آلریڈی سنتے ہیں, جو آپ نے لائن لاسز کی بات کی یا بل نہ دینا سرے سے اور بجلی کا دھڑلے سے استعمال کرنا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لا لیسنس ختم ہو جائے اگر یہ ریکوری اور ایک انصاف کا سسٹم شروع ہو جائے تو اس سے بھی ہم بڑی حد تک چیزیں بہتر کر سکتے ہیں؟ 100% سر, ہم حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ انسان بن جائیں. ہمارا دیکھیں نا ہمارا سسٹم کیا ہے, ایک ایم این اے جو بیٹھتا ہے, میں جیت کے جاؤں تو اس ایم این اے کی 5 سال پریورٹی اس کا صرف حلقہ ہے. اگر منسٹر بھی بنتا ہے تو اس کو منسٹری کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اس کی ساری پریورٹی اس کا حلقہ ہے. جو جائز کام ہے, ناجائز کام ہے, جس نے بجلی چوری کی, جس نے لکڑی چوری کی, وہ سفارش آئے گا, اور وہی بندہ وہی ایم این اے کامیاب ہے جو لکڑی چوری والے کو بھی بجلی چوری والے کو بھی ایس ڈی او کو ٹرانسفر کرا کے کامیاب ہو جائے, وہی ایم این اے کامیاب ہے.
ताज हैदर साहब एक पॉलिश्ड आदमी है, पॉलिश्ड इलाके से हैं, इन जैसे बंदे कितने हैं पॉलिटिक्स के अंदर, हमारा कल्चर क्या है पॉलिटिक्स। तो इन हम ना ये इस सनसनी तो फैलाई जा रही है, सारी चीज की जा रही है, लेकिन असल चीज की तरफ हम तवज्जो नहीं दे रहे। हमें एक प्रॉपर कानून की हुक्मरानी की जरूरत है, हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमें जदीद दौर में जाने की राइट। जरूरत रोकन है। साहब, आपका पॉइंट आ गया जी। गुफ्तगू सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। आपने सही सिमत में इशारा किया। गो के जो ताज हैदर साहब ने बातें की वो बहुत बड़ी अहम है कि हम ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ भी जाएं, और अगर वो चीपर है तो हम उससे फ़ायदा उठाएं। हमें क्या ज़रूरत है, लेकिन जी जनाब। हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, जो हम घर बना रहे हैं, जहालत की इंतहाओं के ऊपर हम वो जाके कर रहे हैं, शो ऑफ ज्यादा है गांव के अंदर। यानी जो नेचुरल सोर्स है लाइट का, हम उसको भी इस्तेमाल नहीं करते, उधर भी हम बल्ब जला के बैठते हैं, घरों के अंदर अंधेरे हैं। तो ये बहुत सारी चीजों को ठीक करने की जरूरत है। बहुत सारी चीज़ों को अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ तो जाएं हम, लेकिन ये जो बेसिक फ्लॉज हैं हमारे अंदर या हमारे सिस्टम में, या लॉलेसनेस है, मेरे ख्याल से इसको ख़त्म करके भी आप ये राइट बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है। बट ये यकीनन अभी कुछ इकदाम तो इस मौजूदा निगरान हुकूमत जिस हद तक भी कर सके, और फिर जो आने वाली हुकूमत है उसने करने, और आने वाली हुकूमत ने नए इंतखाबात के ज़रिए आना है। तो दूसरा मेरा अहम नुक्ता जिस पर बात करनी है और आपकी राय लेनी है, वो वही 90 रोज़। मैं ताज हैदर साहब, जो एक बात मैंने कल भी की अपने प्रोग्राम में, आज आपसे भी आपका ओपिनियन इस पर लेना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही है, कभी आपके एक सीनियर क़यादत में से कोई कहता है, कभी बड़ी अच्छी बात है 90 रोज़ में इलेक्शन, आई एम फॉर इट, होने चाहिए, सब इसकी फेवर में है। एक सवाल ये है कि आप लोग तो खुद हिस्सा थे, आप लोगों ने तो खुद कहा नई मरदमशुमारी, नई हल्का बंदियाँ, उसके तहत जाना है। इट वॉज अंडरस्टूड कि फिर कुछ ना कुछ डिले तो होगा। फिर उस सब के बाद जब आप जैसी हुकूमत से निकलते हैं, आप कहते हैं कि जी बर्दाश्त नहीं है ताख़ीर, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। तो ये फैसले पहले कर जाते, अब क्यों ये इस पर सारा जोर दिया जा रहा है सर? देखिए, हम कोई 1.5 साल से इन्हें समझाते रहे कि मरदमशुमारी ठीक करो। इन्होंने फिर सिंध की आबादी 3 करोड़ कम की मरदमशुमारी के अंदर। उसके बाद जो स्क्रीन शॉट्स थे हमारे डिजिटल काउंटिंग के, उसके अंदर फिर सीसीआई की मीटिंग के अंदर 10% कमी कर दी कि नहीं जनाब अब ये है। इसलिए कि अगर हम ये रखेंगे तो फिर हमें मरदम जो है हल्का बंदी फिर से करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ सीटें सूबों की कम होंगी, किसी सूबे की बढ़ेंगी। लिहाजा आप मेहरबानी कीजिए, ये फिगर्स आप तस्लीम कर लीजिए। अच्छा, इन तस्लीम करने का क्या फायदा? उनके साथ नई हल्का बंदी नहीं करनी पड़ेगी और इलेक्शन जो है वक्त पे हो जाएगा। हमने कहा कि ठीक है साहब, हम ये भी मान लेते हैं ज्यादती। उसके बाद हमने कहा जी डिस्ट्रिक्ट की आबादियां कहाँ हैं? उन्होंने कहा जी बस वो मीटिंग के खात्मे तक हम आपको दे देते हैं। हफ्ते भर बाद आई, पता चला कि जो देही इलाके हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, उनकी फिर कम कर दी गई एक, और कुछ इलाकों की बढ़ाई गई, कुछ इलाकों की कम की गई। ये आप क्यों कर रहे हैं? इस वक्त भी जो ब्लॉक्स की आबादियां हैं, और एक एक ब्लॉक में सिंध में 15-15 हजार आदमी आपने ढूंढ दिया, आप उनको खुफिया रखे हुए हैं। आप बताइए ना कि क्योंकि मर्दों अगर होती है नई हल्का बंदी तो उसमें ब्लॉक्स की आबादी ली जाएगी, लेकिन ये कि आईन हमें पाबंद नहीं करता नई हल्का बंदी के लिए। आप पुरानी हल्का बंदी रखिए, और उसमें अगर कोई एतराजात आपके सामने आते हैं, और आएंगे बिल्कुल, तो आप उसको डील कीजिए और उसको कर डालिए। ये जो बढ़ाया जा रहा है 90 दिन से आगे, ये सिर्फ मजीद रेगिंग करने के लिए, मजीद धांधली करने के लिए बढ़ाया जा रहा है। 4 स्टेजेस धांधली के गुजर चुके हैं प्री पोल रिगिंग के, वजह जरा इस पे और वाजे अब कर दें ताज हैदर साहब, देखिए कोई धांधली छोड़िए कौन इसको करना भी, चाह रहा है? जो भी होगा हम देख लेंगे। ताज हैदर साहब, कौन लेकिन धांधली पहली करना चीज चाह रहा है? ये आपने है, कहा ये ना धांधली के लिए हाँ आगे हाँ, बढ़ाया जा रहा है, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कौन नहीं धांधली इसको करना चाह रहा है, छोड़िए, पिन इसको पॉइंट कर दें। छोड़िए। मैं भाई जो भी है आप ठीक कर रहे हैं, हम जो है वो गंदे बच्चे हैं। ये जो केजरीवाल कर रहा है कि फ्री बिजली दे रहा है दिल्ली में इंडस्ट्री को और कमर्शियल और घरों को, तो इसमें कितनी बिजली आप चोरी कर सकते हैं? या जो 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं केजरीवाल,
इंडियन पंजाब के अंदर, उसमें कितनी आप चोरी करेंगे? और अगर जो पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों के अंदर ये हो रहा है, तो एक सीधी सीधी बात है कि वहाँ सोलर लगाइए और वहाँ भी मुफ्त कर दीजिए कि चलो भाई चोरी कर लो जितनी चाहते हो। इसमें आपके रनिंग एक्सपेंसेस नहीं है, एक दफा का खर्चा है और उसके बाद भूल जाइए उसको। तो ये आखिर क्यों नहीं कर रहे आप? देखिए, मैं इसलिए इस पे जिद कर रहा हूँ कि मईशत की जो रूह है और वो है बिजली, और सस्ती बिजली अगर आप कर देते हैं, आप देखेंगे कि जो बंद इंडस्ट्री है वो भी चलने लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और लोग जो है उनको वेजेस मिलेंगे, और अगर रोजगार मिलेगा और उजरतें मिलेंगी तो फिर एक ताज हैदर साहब, सरमाए मुझे की नई सुन पा रहे हैं साइकिल आप? शुरू। मुझे सुन पा रहे हैं ताज हैदर साहब? जी जनाब। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ, जो आपने पहले नुक्ता उठाया, आपने कहा कि ये जो ताख़ीर है ये इसलिए की जा रही है कि धांधली की जाए। कौन करना चाह रहा है ये रिगिंग? कौन धांधली करना चाह रहा है इलेक्शंस में? किसकी तरफ इशारा था आपका? आपने वाज़ेह नहीं किया। मैं सीधी बात आपसे कह रहा हूँ, जो पाकिस्तान का सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ब्यूरो है, जिसने कि पहले धांधली की थी, उसके ऑफिशियल्स इतने बड़ा जुर्म करने के बाद अभी तक कुर्सियों पे बैठे हैं, उनको नहीं हटाया गया। और वो उनको नहीं हटाया गया इसलिए कि एक दाएं बाजू की पार्टी है और जो कि चाहती है, जो कि ये सारी कर रही है, उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो आते हैं, वो टीवी चैनल्स पे कहते हैं कि नहीं साहब, नहीं हो सकता हल्का बंद। अच्छा, फिर अगर 12 खत रिकॉर्ड पे हैं चीफ मिनिस्टर सिंध के, और अगर सीसीआई का जो कार्रवाई है वो भी चीफ मिनिस्टर सिंध ने कही है कि नहीं साहब इसको रिकॉर्ड पे रखें, ये जो हमारे एतराज़ात हैं, और मैं तो समझता हूँ कि ये एक जुर्म किया जा रहा है, मुसलसल किया जा रहा है, जोर जबरदस्ती से किया जा रहा है। और बहरहाल हम अपनी हैसियत पहचानते हैं, आप कीजिए, लेकिन इंशाल्लाह आपके पास किसी मसले का हल नहीं है। ये मसले ऐसे नहीं होते कि कोई दूसरा मुल्क जो है वो आपके मुल्क को तरक्की दे दे। आपको अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, आपकी अपनी जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, आपको वो मोबिलाइज करने पड़ेंगे। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर भूल जाइए, ये 350 पे जा रहा है डॉलर अभी चंद दिनों के। जी, गुफ्तगू सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं साथ में। वेलकम बैक। इन सारे जो मामलात की तरफ आपने इशारा किया, इसका मुस्तफ़ीद इससे किसने होना है? किस सियासी जमात ने? नाम लेके बता सकते हैं मुझे? दाएं बाजू बाएं बाजू में बड़ी जमातें आ अगर मैं जाती। नाम नहीं ले रहा तो आप खुद समझ जाइए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है जिसने ये कराई, ये सारी धांधली, जिनके नीचे था ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नहीं, आप अच्छा चलें, आपने कह दिया ताज हैदर साहब, तो हाँ, अभी इसमें आप कहने उनके में क्या साथ है? इतने शीरो शक्कर मैं एक बड़ा साथ इत्तेहादी हुकूमत इखलाकी चला के तौर आप पे निकले गुरेज हैं। कर रहा था, लेकिन ये कि वो हैं जो कि कह रहे हैं, और जिन्होंने कि पहले किया, जिन्होंने सिंध की आबादी 3 करोड़ कम कराई, जिन्होंने कि वो जो डिजिटल की फिगर्स थी उनमें भी तख्फीफ करके सीसीआई के अंदर रखी, तो जिन्होंने ताज डिस्ट्रिक्ट्स हैदर की साहब, आबादी ये बताएं, ऐसी जमात के साथ इत्तेहाद में हुक्मरानी करना बेहतर फैसला था, ठीक फैसला था, या उस पर भी आज आपको पछतावा है कि नहीं करना चाहिए था? कि हमने इकोनॉमी इनके, देखिए ना, इकोनॉमी इनको दी, मुसलसल बताते रहे। इसी हुकूमत के दौरान सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे, यानी पीटीआई हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठी थी, उन्होंने पूरा ताउन किया कि नहीं साहब ये सोलर पार्क्स लगने चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया में। हमने पूरे सर्वे शुरू कर दिए कि किस इंडस्ट्रियल एरिया की कितनी तलब है बिजली की, कहाँ पे जगह मौजूद है, कहाँ पे जगह मौजूद नहीं है, क्या कॉस्ट आएगी। अब वो कहते हैं नहीं साहब। अच्छा, अब हमने वो ऑफर किया, मोहतरम साहब डार तशरीफ रखते थे, जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस की थी, बजट की तरह तजावीज़ इसमें जा रही थी। मैंने अर्ज किया कि जनाब अली, हमें पता है आपकी मुश्किलात, नहीं है आपके पास सरमाया, हम लगा देते हैं ये जो रेलवे लाइन है थर की, और इस रेलवे लाइन के लगाने से $37 के राइट, ताज हैदर अंदर साहब, आपको। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। मैं ज़रा अब रोकड़ी साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले पर भी ले लूँ। रोकड़ी साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पहली दफ़ा इलेक्शंस में जाएगी, नई बनी हुई पार्टी है, गो कि इसमें काफ़ी इलेक्टेबल्स भी शामिल हुए हैं, लेकिन इंतखाबात कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या अरेंजमेंट है? आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं इस सारे मामले पर? और 90 रोज़ या 90 रोज़ से कुछ ताख़ीर, इस पर क्या कहेंगे?
मैं जी मौक़िफ़ अभी इस वक्त क्या रखूंगा और क्या रखने का है, मैं तो आज से साल पहले से कह रहा हूं कि आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, आपको पॉलिटिकल एक्सीलेंस की ज़रूरत है, आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में इंडिविजुअल्स स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ बाय देमसेल्फ एक एंटिटी के तौर पे मजबूत नहीं है। आपको लोकल जो बॉडी है, लोकल जो सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम, आपको इसकी ज़रूरत है, आपको प्रॉपर टैक्सेशन की ज़रूरत है। लेकिन ये कोई सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ, ये कोई अजीब बातें हैं, इन तमाम की ज़रूरत है। और तमाम पार्टीज़ जो हैं जब इकट्ठी होती हैं या बैठती हैं तो इनको इस चीज़ को डिस्कस करने की ज़रूरत है। अगर आप ये करेंगे तो आप फ्लरिश करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो ये वाले जो प्रोग्राम्स हैं जो आप कर रहे हैं और हम कर रहे हैं, ये कब तक चलते रहेंगे और कब तक हम इन बातों को करते रहेंगे। इलेक्शन कब होगा? इन तमाम पार्टीज ने जो पार्लियामेंट के अंदर थी, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को मजबूत किया, इनको एक क्रेडिट जाता है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को पावर्स दी। और आई एम कन्विंस्ड कि इलेक्शन कमीशन को और इस मौजूदा सूरत हाल में दे आर बेस्ट टू जज हालात क्या है मुल्क के, इकोनॉमी वाइज, लॉ के मुताबिक, बाकी चीज़ों को। तो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन जो होगा वो बेहतरीन होगा और इस पे तमाम ने इत्तफाक किया। रह गई आईपीपी, जो हमारी पार्टी आईपीपी, हमारा वजूद तो है कुछ दिनों का, कुछ दिन पहले का, और उस वजूद की भी जो बुनियाद है वो भी आपको मालूम है कि एक जो हमारी मेजर पार्टी थी उसने जब कोर्स चेंज किया और एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी से वो मिलिटेंसी की तरफ और डिस्ट्रक्टिव मोड के ऊपर गई, तो हम लोगों ने, हम तो खैर, मैं तो, हम मेरे जैसे तो बहुत पहले छोड़ गए थे, तो बाकी छोड़ के इकट्ठे साइड पे हो रहे हैं और वो अपने पॉलिटिकल कैरियर को लेकर आगे चलेंगे। अब कितना हम मेहनत करते हैं डिपेंड्स ऑन अस, कितना हम अच्छे कैंडिडेट्स को आगे लेके आते हैं डिपेंड्स ऑन अस, हम कितना सिंसियर हैं डिपेंड्स ऑन अस। बाकी बात मुख्तसर, पाकिस्तान को अभी तक हमने इसकी जो कदर करनी चाहिए वो हम तमाम ने नहीं, तमाम मुझे सब इलेक्शंस होते हुए कब देख रहे हैं आप? आई डोंट नो जी, मेरे ख्याल में somebody saying कि जी मार्च के अंदर सेनेट का इलेक्शन है, ड्यू है, तो मार्च इज द डेट जिससे पहले हो सकते हैं। तो ये तमाम assumptions हैं, गॉसिप्स हैं। इलेक्शन, मैं जाती तौर पे इतना कुछ जल्दी नहीं नजर आ रहा मुझे कि इलेक्शन जल्दी हो, और इस चीज के ऊपर ये तमाम बैठ के अंडरहैंड, ये तमाम पार्टीज इसके ऊपर मेरे ख्याल में अपना मिजाज और अपना जो लाए अमल है वो बना चुकी है। बाकी पब्लिक पे हम क्या बात करते हैं, पब्लिक पे क्या पॉलिटिशियन क्या बात करते हैं, दैट इज समथिंग एल्स। राइट सर, पॉइंट टेकन। दोनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं जी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। आलाने के बाद।